पति को अचानक लकवा मार गया। घर में एक भी रुपया नहीं था। मैं कभी बाहर नहीं निकली थी। काम का कोई तजुर्बा नहीं था। अस्पताल का बिल 4 लाख का था। बड़े मंदिर में गुरुजी स्वरूप के सामने फूट फूट कर रोई। उस रात सपने में गुरुजी ने कहा, तू पहले से सब जानती है, बस अब वो खुद के लिए करना है। और उस एक वाक्य ने एक टूटे हुए घर को फिर से खड़ा कर दिया। जय गुरुजी। अनंत शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। संगत जी, आज का ये सत्संग सुनने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर वो इंसान अचानक चला जाए या बीमार पड़ जाए, जिसकी कमाई पर पूरा घर टिका हुआ है, तो क्या होगा? अगर वह दिन आ जाए जब घर का वो खंभा अचानक गिर जाए जिसके सहारे दीवारें खड़ी थी, तो उन दीवारों का क्या होगा? संगत जी, भारत के लाखों घरों में आज भी यही पैटर्न है। आदमी कमाता है, औरत घर संभालती है। और ये कोई बुरी बात नहीं है। घर संभालना दुनिया का सबसे जिम्मेदार काम है। लेकिन जब जिंदगी अचानक करवट लेती है, जब पति अस्पताल के बिस्तर पर है और घर में 1 रुपए की भी आमदनी का जरिया नहीं बचा, जब बच्चे स्कूल जाने की उम्र में हैं, जब किराया आने वाला है, जब दवाइयों का बिल हर हफ्ते बढ़ रहा है, तब वो घर की औरत कहा जाए? किसे देखे, किससे मांगे? और अगर वो औरत कभी घर से बाहर काम ही नहीं किया, तो उसके लिए ये मुसीबत और भी गहरी हो जाती है। उसे दुनिया का तरीका नहीं पता। उसे नहीं पता कि ऑफिस क्या होता है, इंटरव्यू कैसे देते हैं, अपने हुनर को पहचानते कैसे हैं। उसे तो बस ये पता है कि सुबह 4 बजे उठकर रसोई चालू करना है, बच्चों के लिए टिफिन बनाना है, घर साफ रखना है, पति का खाना समय पर रखना है। लेकिन संगत जी, गुरुजी की कृपा असीम है। जो इंसान सच्चे दिल से गुरुजी के दरबार में जाता है, जो अपनी पूरी कमजोरी, अपना पूरा डर, अपना पूरा दर्द उनके सामने खुलकर रखता है, उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता। चाहे वह दरबार आज बड़े मंदिर में उनके स्वरूप के रूप में हो, चाहे रात के सपने में एक वाक्य के रूप में आए, गुरुजी की गाइडेंस हमेशा पहुंचती है। आज का यह सत्संग साल 2016 की दिल्ली का है। ये उस महिला का अनुभव है जिसकी जिंदगी एक रात अचानक पलट गई, जिसके पति को लकवे का दौरा पड़ा और सारी जिम्मेदारी उस औरत पर आ गई जो कभी घर की चारदीवारी से बाहर एक कदम काम के लिए नहीं निकली थी। वह टूट गई, बिखर गई, लेकिन गुरुजी के दरबार में गई, रोई, और उसी रात जो सपना आया, उसने उसे वो ताकत दी जो उसने खुद कभी अपने भीतर नहीं देखी थी। ये सत्संग उन सभी महिलाओं के लिए है जो खुद को कमजोर समझती है, उन सभी घरों के लिए है जहां एक इंसान की बीमारी ने पूरे परिवार को हिला दिया है, और ये उन सभी लोगों के लिए है जो गुरुजी की कृपा को नहीं समझते और सोचते हैं कि वे अब नहीं हैं, इसलिए उनसे क्या मदद मिलेगी। आइए सुनते हैं कविता शर्मा जी का अपना सत्संग। उससे पहले एक छोटा सा निवेदन संगत जी, अगर ये सत्संग आपके दिल को छू रहा है तो अभी वीडियो को लाइक करें और फिर नीचे हाइप बटन दबाकर इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा संगत तक पहुंचाने में अपना सहयोग दें, और कमेंट बॉक्स में एक बार दिल से लिखिए, अब सब गुरुजी के हवाले, क्योंकि जितना प्रेम आप देंगे उतनी ही कृपा आप पर बरसेगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंत अनंत शुक्राना मेरे मालिक का। संगत जी, मेरा नाम कविता शर्मा है। मैं दिल्ली के मयूर विहार इलाके में रहती हूँ। मेरी उम्र आज 52 साल है। मेरे 2 बच्चे हैं, बड़ी बेटी रिया जो अब भी .com कर रही है और छोटा बेटा मनन जो 11th में है। मेरे पति राजेश शर्मा एक प्राइवेट फर्म में अकाउंट्स डिपार्टमेंट में थे और मैं एक गृहिणी थी 25 साल से। शादी के बाद मैंने कभी घर से बाहर काम नहीं किया। घर, बच्चे, रसोई, त्योहार, रिश्तेदारी, यही मेरी दुनिया थी और मुझे इसी में खुशी थी। आज मेरी जिंदगी में गुरुजी की इतनी कृपा है कि हर सुबह उठकर दिल भर आता है। लेकिन जो अनुभव मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ, वह उस रात का है जब मुझे लगा कि यह जिंदगी मुझसे झेली नहीं जाएगी।
जब मैंने भगवान से मांगा कि या तो रास्ता दिखा दो या उठा लो। संगत जी, वह दिन था 5 नवंबर 2016। मंगलवार था। राजेश सुबह ऑफिस गए थे। मैं घर पर थी, रोज की तरह। दोपहर का खाना बना रही थी। अचानक मेरे फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आई। दूसरी तरफ से कहा, क्या आप राजेश शर्मा की वाइफ हैं? वे ऑफिस में गिर गए हैं। उन्हें अपोलो हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, तुरंत पहुंचिए। संगत जी, वह कॉल सुनते ही मेरे हाथ से कड़ाही छूट गई। मेरे पांव जमीन पर जमे रहे। मेरे दिमाग ने एक पल के लिए काम करना बंद कर दिया। मैं ठीक से कपड़े भी नहीं बदल पाई। जैसे थी वैसे ही निकल पड़ी। बेटी को कॉल की जो कॉलेज में थी, बेटे को मैसेज किया जो स्कूल में था, और ऑटो लेकर हॉस्पिटल पहुंची। अस्पताल पहुंचकर मुझे पता चला कि राजेश को ब्रेन स्ट्रोक आया था। पैरालिसिस। उनके शरीर का बायां हिस्सा काम करना बंद हो गया था। डॉक्टर ने कहा उनकी जान बच जाएगी, लेकिन रिकवरी लंबी चलेगी और पूरी गारंटी नहीं है। संगत जी, उस शाम अस्पताल की उस प्लास्टिक चेयर पर बैठकर मैंने जो महसूस किया, वह शब्दों में नहीं है। राजेश, जो हर सुबह फ्रेश होकर ऑफिस निकलते थे, जो घर के हर बड़े फैसले में मेरे साथ थे, जो बच्चों के हर मौके पर सीना चौड़ा करके खड़े होते थे, वे आईसीयू में थे और उनके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क था। मेरे दोनों बच्चे मेरे बगल में बैठे थे। रिया की आंखें भरी थी, मनन दीवार की तरफ देख रहा था। उस रात आईसीयू के बाहर बैठे बैठे पहली बार मैंने जिंदगी के असल डर को महसूस किया। घर में सेविंग्स थी, लेकिन ज्यादा नहीं। करीब 1.5-2 लाख रुपए। अस्पताल का खर्च पहले दिन से ही बढ़ने लगा। कंपनी का मेडिकल इंश्योरेंस था, लेकिन वह लिमिटेड था। जब मैंने हॉस्पिटल बिलिंग डेस्क पर पूछा तो उन्होंने कहा, आईसीयू में रोज का मिनिमम चार्ज 15,000 से ऊपर है। मैंने एक बार हिसाब लगाया, घर का किराया हर महीने 11,000, बच्चों की फीस, राशन, बिजली, पानी, और अब राजेश की दवाइयाँ और हॉस्पिटल। और आमदनी शून्य। राजेश की सैलरी आनी बंद हो जाएगी। कंपनी ने बाद में बताया कि मेडिकल लीव के बाद की सैलरी पॉलिसी लिमिटेड है। संगत जी, उस रात मैं पहली बार जिंदगी में अपनी असली हेल्पलेसनेस से रूबरू हुई। मैं पढ़ी लिखी जरूर हूँ, 12वीं तक पढ़ी, लेकिन 25 साल से घर में थी। मुझे नहीं पता था कि बैंक अकाउंट कैसे ऑपरेट करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कैसे होती है, इंश्योरेंस क्लेम कैसे करते हैं, गवर्नमेंट से कोई हेल्प कैसे मांगते हैं। यह सब राजेश करते थे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि यह जानना जरूरी होगा। उस पहली रात मैं घर नहीं गई। अस्पताल के बाहर ही रही। रिया और मनन को घर भेजा। रात के 2 बजे जब सब शांत था, मैं अस्पताल की उस खिड़की के पास खड़ी थी जिसके पार अंधेरा था। मैंने आसमान की तरफ देखा और कहा, मालिक, यह क्या हो गया? मुझसे यह नहीं होगा। संगत जी, अगले 10 दिन बहुत कठिन थे। राजेश आईसीयू से निकले, वार्ड में आए। उनका बायां हाथ और बायां पांव बहुत कमजोर था। बोलने में तकलीफ थी। वे मुझे देखते तो उनकी आंखें भर आती, शायद वे खुद भी समझते थे कि क्या हो गया है। मैं उनके सामने मजबूत रहती थी, लेकिन जब बाहर निकलती थी तो दीवार से लगकर रो लेती थी। अस्पताल का बिल बढ़ता जा रहा था। 10वें दिन डिस्चार्ज हुए। टोटल बिल था 3,80,000 रुपए। इंश्योरेंस से 2 लाख कवर हुए। बाकी 1,80,000 मुझे खुद भरने थे। संगत जी, सत्संग आगे जारी रहेगा, परंतु पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा संदेश आपसे विनम्रता पूर्वक साझा करना आवश्यक है। इस चैनल का उद्देश्य केवल कथन, उपदेश या प्रेरणा देना नहीं है, बल्कि वास्तविक धरातल पर जीवन बदलने वाली सेवा को निरंतर चलाना है। इस समय यहां एक निरंतर अन्न सेवा संचालित हो रही है, जिसमें ऐसे जरूरतमंद भाई बहनों, श्रमिक परिवारों
और छोटे छोटे मासूम बच्चों तक भोजन पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, जो कई बार खाली पेट सोने को मजबूर हो जाते हैं। संगत जी, एक प्लेट भोजन किसी के लिए सिर्फ खाना होता है, लेकिन किसी के लिए जीवन की उम्मीद, सुरक्षा और दुआ बन सकता है। अगर आपका हृदय इस सेवा से जुड़ना चाहे, तो आप अपनी श्रद्धा और भाव के अनुसार इस पवित्र कार्य में सहभागिता कर सकते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, सेवा वह पुण्य है जो मनुष्य के कर्म भंडार को उज्ज्वल करता है और अदृश्य संकटों को दूर करता है। किसी के पेट में भोजन पहुंचना मात्र कर्म नहीं, बल्कि ईश्वर तक पहुंचा प्रेम संदेश है। कहते हैं कि सेवा में दिया गया अन्न दुआ बनकर लौटता है और जीवन की राहों को सहज बनाता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे, तो इस सरल प्रक्रिया का पालन करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी खोलकर वही इमेज सिलेक्ट करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प चुनें। श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर अन्न सेवा सहयोग पूर्ण करें। आप अपनी भावना के अनुसार सेवा राशि से जुड़ सकते हैं। संगत जी, घर की सेविंग्स लगभग खत्म हो गई। मेरे जेठ ने कुछ मदद की, मेरे मायके से कुछ आया, लेकिन यह उधार था और उधार हमेशा के लिए नहीं चलता। घर आने के बाद राजेश की देखभाल शुरू हुई। फिजियोथेरेपी रोज आती थी। दवाइयां हर महीने 3,500 की थी। फिजियोथेरेपिस्ट की फीस अलग। राजेश खुद कुछ नहीं कर सकते थे। उन्हें नहलाना, खाना खिलाना, एक्सरसाइज करवाना, यह सब मैं करती थी। लेकिन संगत जी, साथ में यह भी तो करना था, घर चलाना। और घर चलाने के लिए पैसे चाहिए। और पैसे तो अब आने बंद हो गए थे। रिया ने कहा, माँ, मैं कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढती हूँ। मैंने मना किया। वह पढ़ रही है, उसे पढ़ने दो। मनन ने कहा, माँ, मैं ट्यूशन्स छोड़ दूंगा, फीस बचेंगी। मैंने कहा, नहीं, बच्चों की पढ़ाई पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए था। यह मेरा दृढ़ निश्चय था। तो अब मैं क्या करूं? संगत जी, यह सवाल रात को सोने नहीं देता था। मैं रात को लेटती, छत देखती और हिसाब लगाती, यह महीना कैसे निकलेगा? अगला महीना कैसे होगा? अगले साल का क्या होगा? राजेश की रिकवरी में कितना समय लगेगा? क्या वे फिर से काम कर पाएंगे? और अगर नहीं कर पाए? एक रात में बिल्कुल टूट गई। मैंने रसोई में जाकर पानी पिया, लेकिन गले से नहीं उतरा। मैं वहीं बैठ गई, जमीन पर, और बहुत देर तक रोती रही। उस रात मुझे डर आया। एक ऐसा डर जो पहले कभी नहीं आया था। मुझे लगा, मेरे बिना यह घर नहीं चलेगा। लेकिन मेरे बिना मतलब मुझे कुछ करना होगा। लेकिन मैं क्या करूं? मुझे क्या आता है? मैंने तो कभी ऑफिस नहीं देखा। उसी रात मेरी नेबर मीना जी सुबह मेरे यहाँ आईं। वे गुरुजी की पुरानी संगत है। उन्होंने मेरा चेहरा देखा और बस इतना कहा, कविता, इस सोमवार को बड़े मंदिर चलते हैं। मेरे पास इनकार करने की हिम्मत नहीं थी और शायद इच्छा भी नहीं थी। उस सोमवार को मैं मीना जी के साथ बड़े मंदिर गई। संगत जी, गुरुजी अब फिजिकल रूप में हमारे बीच नहीं है, यह बात हम सब जानते हैं। लेकिन बड़े मंदिर में जो वातावरण है, जो शांति है, जो गुरुजी का स्वरूप है, वह सब रील है। जब मैं अंदर गई और उनके स्वरूप के सामने बैठी, तो पहली बार बहुत दिनों में मुझे लगा कि मैं अकेली नहीं हूं। कोई है। मैंने हाथ जोड़े, आंखें बंद की। बहुत देर तक कुछ नहीं बोली, बस रोती रही। फिर मन ही मन कहा, गुरुजी, मेरे पति बिस्तर पर हैं। घर में पैसे नहीं हैं। मुझे नहीं पता कि क्या करूं। मैंने कभी बाहर काम नहीं किया। मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। उनका भविष्य मेरे हाथ में है। मेरे हाथ बहुत कमजोर हैं, मालिक। आप मजबूत कर दो। फिर बहुत देर तक बस बैठी रही। जब बाहर निकली तो भीतर से थोड़ी हल्की थी, जैसे बोझ थोड़ा उतरा हो। शाम को घर आई। राजेश को खाना खिलाया।
उनकी दवाइयां दीं, बच्चों का खाना बनाया। रात को सबके सो जाने के बाद मैं भी लेट गई। बहुत थकी हुई थी और उस रात मुझे सपना आया। संगत जी, मेरे सपने में गुरुजी थे। वही चेहरा, वही मुस्कान जो स्वरूप में दिखती है। मैं उनके सामने खड़ी थी। मैं उनसे कह रही थी, गुरुजी, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। मुझे कुछ नहीं आता। मैं तो बस घर संभालती थी। गुरुजी ने मेरी बात सुनी। फिर बहुत शांत लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, तू पहले से सब जानती है। बस अब वही काम खुद के लिए करना है। मैंने सपने में कहा, गुरुजी, मैं क्या जानती हूँ? मुझे तो कुछ नहीं आता। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, तूने 25 साल घर चलाया, बजट बनाया, खाना बनाया, बच्चे पाले, बीमार का ध्यान रखा, रिश्ते संभाले। यह सब काम है, यह सब स्किल्स हैं। जो तूने घर के लिए किया, वही अब दूसरों के लिए कर। घर से शुरू कर। मैंने फिर पूछा, कैसे शुरू करूं? गुरुजी ने कहा, रसोई तेरी ताकत है, उसे पहचान। जो तूने सालों में सीखा है, वह किसी कॉलेज में नहीं सिखाते। वहां से शुरू कर। सपना टूट गया। सुबह के 4:30 बजे थे। मैं उठकर बिस्तर पर बैठ गई। गुरुजी के शब्द मन में गूंज रहे थे, तू पहले से सब जानती है, बस अब वही काम खुद के लिए करना है। संगत जी, उस वाक्य ने मेरे मन की एक ऐसी परत हटाई जिसके नीचे मेरा असली आत्मविश्वास छुपा था। मैं सोचती थी कि मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन गुरुजी ने कहा, 25 साल का घर चलाना एक स्किल है, बजट बनाना एक स्किल है, खाना बनाना एक स्किल है, बीमार की देखभाल करना एक स्किल है। मुझे अचानक याद आया कि जब भी पड़ोस में किसी के घर फंक्शन होता था तो लोग मुझसे कहते थे, कविता भाभी, आपका खाना सबसे अच्छा है, आप ही बनाइए। जब भी किसी की फैमिली ट्रिप होती तो कहते, कविता जी, आप ही प्लान करो। जब किसी के घर बच्चा बीमार होता तो कहते, कविता भाभी से पूछो, उन्हें होम रेमेडीज पता है। यह सब मेरे भीतर था। मैंने बस इसे कभी काम नहीं माना था। उस दिन सुबह मैंने एक काम किया जो मेरे लिए बहुत बड़ा था। मैंने अपनी बिल्डिंग की 3-4 आंटी से मिलने का फैसला किया। उनमें से एक अपने बेटे के साथ बाहर शिफ्ट हो गई थी और उनका फ्लैट खाली था। मैं उनसे मिलने गई। बातों बातों में मैंने कहा, आंटी, मैं घर से टिफिन सर्विस शुरू करना चाहती हूँ। आपके फ्लैट में कभी कभी एक्स्ट्रा कुकिंग कर सकती हूँ। उन्होंने बहुत प्यार से कहा, बेटे, अपने घर में ही करो, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं। मेरी पहली रुकावट यह थी कि राजेश घर पर थे, उनकी देखभाल भी करनी थी और काम भी करना था। लेकिन मैंने एक प्लान बनाया। सुबह 6 से 9 बजे खाना बनाना और टिफिन तैयार करना। 9 से 10 राजेश को उठाना, नहलाना, ब्रेकफास्ट देना। 10 से 12 डिलीवरी और उनकी फिजियोथेरेपी। दोपहर 2 बजे बच्चों का खाना, राजेश का खाना। शाम 5 बजे अगले दिन की तैयारी। यह स्केड्यूल पागलपन जैसा लग सकता है, लेकिन संगत जी, जब इंसान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तो बॉडी खुद रास्ता निकाल लेती है। मैंने पहले अपनी बिल्डिंग में ही शुरुआत की। घर घर जाकर कहा, मैं टिफिन सर्विस शुरू कर रही हूँ। घर का खाना साफ, हल्का, आपकी जरूरत के हिसाब से। पहले 3 कस्टमर्स बने। एक वर्किंग कपल, एक बैचलर, एक बुजुर्ग अंकल जो अकेले रहते थे। पहले हफ्ते में 3 से 6 हो गए। संगत जी, लेकिन मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती वह नहीं थी। सबसे बड़ी चुनौती थी वह सुबह जब मैं खाना बनाती थी और एक कमरे से राजेश की खांसने की आवाज आती थी। मैं भागकर जाती, उन्हें पानी देती, वापस आती। बीच में कड़ाही जल जाती। कभी कड़ाही जलती, कभी आंखें। दोनों को एक साथ संभालना आसान नहीं था। एक दिन राजेश ने मुझे देखा जब मैं टिफिन पैक कर रही थी। उनकी आंखें बोझिल थीं। उन्होंने बहुत मुश्किल से
रुक रुक कर कहा, क कविता। मैं उनके पास गई। उनकी आंखों में आंसू थे। वे बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन उनकी आंखें सब कह रही थीं, माफ करना, तुम्हें यह करना पड़ रहा है। मैंने उनका हाथ पकड़ा और कहा, आप कुछ मत सोचो, बस ठीक होने पर ध्यान दो। उस दिन मैं रसोई में जाकर बहुत रोई, लेकिन अगले दिन फिर उठी, फिर शुरू किया। दूसरी बड़ी मुश्किल थी पैसों का मैनेजमेंट। मुझे पहले कभी बिल नहीं भरना पड़ा था, बैंक अकाउंट नहीं चलाना पड़ा था, ऑनलाइन पेमेंट नहीं समझी थी। मेरी बेटी रिया ने मुझे बहुत पेशेंस के साथ सिखाया। उसने मेरे फोन पर फोन पे सेट किया, मुझे बताया कि बिल्स कैसे भरते हैं, इंश्योरेंस क्लेम कैसे होती है। संगत जी, जो काम राजेश अकेले 5 मिनट में करते थे, उसे सीखने में मुझे हफ्ते लग गए। लेकिन मैंने सीखा। संगत जी, धीरे धीरे टिफिन सर्विस का काम बढ़ने लगा। 3 से 10 हुए, 10 से 15। मीना जी ने अपने ऑफिस में बात की जो उनके घर के पास था, वहां से 5 और टिफिन का ऑर्डर आया। एक महिला थी जिनकी मां को डायबिटीज था और उन्हें स्पेसिफिकली शुगर फ्री, कम नमक वाला खाना चाहिए था। मैंने उनके लिए अलग मेन्यू बनाया। जो पहला महीना था उसमें टिफिन की कमाई से घर का किराया और राजेश की दवाइयां निकल आईं। दूसरे महीने से बच्चों की फीस भी निकलने लगी। यह कोई बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन यह मेरी अपनी कमाई थी। इसमें किसी का एहसान नहीं था, यह मेरे हाथ की मेहनत थी। लेकिन संगत जी, तभी एक और मोड़ आया। तीसरे महीने में एक दिन एक कस्टमर, सुनीता मैम, जो पास के स्कूल में टीचर थीं, उन्होंने मुझसे पूछा, कविता जी, क्या आप स्कूल कैंटीन के लिए कुकिंग देख सकती हैं? हमारी कैंटीन लेडी ने अचानक छोड़ दिया है। मैंने कहा, मैंने कभी इतना बड़ा काम नहीं किया। उन्होंने कहा, पहले एक दिन ट्रायल करके देखते हैं। मैं गई। पहले दिन डर था, लेकिन रसोई तो वही थी, बस बड़ी थी। मैंने वही किया जो घर पर करती थी, सोचकर बनाया, साफ बनाया, बच्चों की उम्र के हिसाब से बनाया। उस दिन सब बच्चों ने खाया और टीचर ने कहा, कल से रेगुलर आइए। संगत जी, यह एक बड़ा बदलाव था। स्कूल कैंटीन का काम पार्ट टाइम था, सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक। टिफिन सर्विस का काम मैं उसके आसपास एडजस्ट कर सकती थी। आमदनी बढ़ी। राजेश की फिजियोथेरेपी रेगुलर हो गई। उनकी स्पीच धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही थी। हाथ पांव में थोड़ी स्ट्रेंथ आ रही थी। और तब एक और अनएक्सपेक्टेड बात हुई। स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझसे पूछा, कविता जी, क्या आप बच्चों को कुकिंग क्लास दे सकती हैं सैटरडे को एक्टिविटी पीरियड में? मैंने कहा, मैंने कभी फॉर्मली नहीं सिखाया। उन्होंने कहा, फॉर्मल की जरूरत नहीं, प्रैक्टिकल चाहिए। मैंने हाँ कहा। उस पहली कुकिंग क्लास में 12 से 15 साल के बच्चे थे। मैंने उन्हें सिखाया कैसे डो गूंथते हैं, कैसे सब्जी को वेस्ट करने की बजाय पूरा इस्तेमाल करते हैं, कैसे दाल राइस न्यूट्रिशियस बनते हैं। बच्चे बहुत इंटरेस्टेड थे। उन्होंने खुद बनाया, खुद खाया और घर जाकर पेरेंट्स को बताया। 2 हफ्ते बाद कुछ पेरेंट्स ने स्कूल को कॉल किया, हमारा बच्चा घर पर खाना बना रहा है, कुकिंग क्लास जारी रहे। प्रिंसिपल ने मुझे परमानेंट सैटरडे क्लास के लिए रख लिया। संगत जी, अब देखिए, 3 महीने पहले मैं सोचती थी कि मुझे कुछ नहीं आता, और अब मेरे पास 3 काम थे, टिफिन सर्विस, स्कूल कैंटीन और कुकिंग क्लास। तीनों उसी हुनर से निकले जो मेरे भीतर 25 साल से था, लेकिन जिसे मैंने कभी काम नहीं माना था। राजेश धीरे धीरे ठीक होने लगे। 1 साल में वे खुद से चलने लगे, धीरे धीरे। स्पीच काफी बेहतर हुई। डॉक्टर ने कहा कि रिकवरी उम्मीद से बेहतर है। और संगत जी, मैं जानती हूं कि यह सिर्फ दवाइयों की वजह से नहीं था। घर में अब स्ट्रेस कम था क्योंकि घर चल रहा था। उनके चेहरे पर गिल्ट नहीं था क्योंकि उन्होंने देखा कि मैं संभाल रही हूं। और जब मन शांत हो तो शरीर भी ठीक होता है।
एक दिन राजेश ने मुझसे कहा, उनकी स्पीच अब काफी क्लियर थी, कविता, मैं तुम्हें जानता था, लेकिन इतना नहीं जानता था। मैं उनकी बात सुनकर मुस्कुराई। भीतर से कहा, मैं भी खुद को इतना नहीं जानती थी। करीब 6 महीने बाद मैं फिर बड़े मंदिर गई। इस बार रिया और मनन भी मेरे साथ थे। गुरुजी के स्वरूप के सामने तीनों बैठे। मैंने हाथ जोड़े। कोई मांग नहीं थी, कोई रोना नहीं था। बस एक गहरा शुक्राना था जो शब्दों में नहीं आता। मैंने मन ही मन कहा, गुरुजी, आपने उस रात जो एक वाक्य कहा, वह मेरी पूरी जिंदगी का मोड़ था। मनन ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, माँ, आप ग्रेट हो। रिया की आंखें भरी थीं। और मेरी भी। लेकिन इस बार आंसू दर्द के नहीं थे, यह कृतज्ञता के आंसू थे। संगत जी, आज मेरी टिफिन सर्विस में 25 कस्टमर्स हैं। स्कूल कैंटीन में मेरे साथ 2 और लेडीज काम करती हैं, जिन्हें मैंने खुद रखा है। कुकिंग क्लास में हर सैटरडे 30 बच्चे आते हैं। और एक और काम जो मैंने पिछले साल शुरू किया है, मैं उन महिलाओं को फ्री में गाइडेंस देती हूँ जो घर से काम शुरू करना चाहती हैं, लेकिन नहीं जानती कि कहाँ से शुरू करें। क्योंकि उनका दर्द मेरा दर्द है। उनकी हेल्पलेसनेस मेरी हेल्पलेसनेस थी। और अगर गुरुजी की कृपा से मुझे रास्ता मिला, तो शायद मेरे जरिए उन्हें भी मिल सके। संगत जी, इस पूरे अनुभव में गुरुजी ने कविता जी को क्या सिखाया? सिर्फ एक वाक्य कहा था, तू पहले से सब जानती है, बस अब वही काम खुद के लिए करना है। ये वाक्य बहुत गहरा है। हम सभी के भीतर हुनर है, लेकिन हम उसे हुनर मानते ही नहीं, क्योंकि हम उसे रोज करते हैं। जो काम रोज का होता है वो हमें साधारण लगने लगता है। माँ को नहीं लगता कि खाना बनाना हुनर है, क्योंकि वो रोज बनाती है। पिता को नहीं लगता कि घर का बजट बनाना स्किल है, क्योंकि वह हमेशा से करते थे। एक दर्जी को नहीं लगता कि कपड़े सीना टैलेंट है, क्योंकि वह बचपन से करता है। लेकिन वही हुनर, वही काम, जब सही जगह और सही समय पर किया जाए, तो वो किसी की जिंदगी बदल सकता है। कविता जी के पास कॉलेज डिग्री नहीं थी। उनके पास ऑफिस का एक्सपीरियंस नहीं था। उनके पास कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं थी। लेकिन उनके पास था 25 साल का घर चलाने का अनुभव। और गुरुजी ने उन्हें दिखाया कि यही सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है। संगत जी, आज के इस सत्संग से हमें कुछ बहुत जरूरी बातें समझ आती हैं। पहली बात, जीवन में जब कोई बड़ा झटका आए, कोई अचानक की मुसीबत आए, तो घबराहट में कोई डिसीजन मत लीजिए। पहले ठहरिए। जो भी हुनर आपके पास है, उसे पहचानिए। हम अक्सर अपने पास जो है उसे देखते नहीं, सिर्फ जो नहीं है उसे देखते रहते हैं। दूसरी बात, घर संभालने वाली महिलाओं के हुनर को कम मत आंकिए। एक गृहिणी जो रोज सुबह उठकर पूरे घर को चलाती है, वो एक प्रोजेक्ट मैनेजर है। जो बजट में घर चलाती है, वह एक फाइनेंशियल प्लानर है। जो खाना बनाती है, वो एक शेफ है। जो बीमार की देखभाल करती है, वो एक केयरगिवर है। ये सब स्किल्स हैं, बस इन्हें पहचानने की जरूरत है। तीसरी बात, गुरुजी फिजिकल रूप में नहीं है, लेकिन उनकी कृपा का रास्ता बंद नहीं हुआ। जो कोई भी बड़े मंदिर में उनके स्वरूप के सामने सच्चे दिल से बैठता है, जो अपना दर्द खोल कर रखता है, उसे दिशा जरूर मिलती है। कभी मन की शांति के रूप में, कभी सपने में एक वाक्य के रूप में, कभी किसी अनजान के मुंह से निकली एक बात के रूप में। गुरुजी हमेशा अपने भक्तों तक पहुंचते हैं। कमेंट में लिखिए, जय गुरुजी। जो मेरे भीतर छुपा है वो मुझे दिखा दो। और इस सत्संग को उस महिला तक जरूर पहुंचाइए जो ये सोच रही है कि वह अकेले नहीं लड़ सकती। उसे बताइए, वो पहले से सब जानती है, बस अब वही काम खुद के लिए करने का समय आ गया है। जय गुरुजी। अनंत शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंत शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। संगत जी, हमारे यहां लंगर सेवा निरंतर चल रही है, जहां कोशिश यही रहती है कि कोई भी भूखा पेट, मायूस मन या मजबूर इंसान बिना भोजन के न रहे।
कई बार हम सोचते हैं कि हमारे अकेले से क्या फर्क पड़ेगा, पर संगत जी, जहां प्रेम और भावना जुड़ जाए, वहीं से चमत्कार शुरू हो जाते हैं। एक थाली भोजन किसी के लिए सिर्फ भोजन होगा, लेकिन किसी के लिए आशा, सम्मान, दुआ और जीने की हिम्मत बन सकता है। अगर आपका मन हो, आपकी भावना कहे, तो आप भी इस लंगर सेवा में अपना प्रेम, सहयोग और सहभागिता जोड़ सकते हैं। ये पूरी प्रक्रिया पूर्णतः श्रद्धा आधारित है और नाम गोपनीयता का भी पालन किया जाता है। सेवा जुड़ने का सरल तरीका: स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट लें, फिर किसी भी यूपीआई ऐप को खोलकर स्कैन करें और अपनी भावना अनुसार राशि भेजकर लंगर सेवा पूर्ण करें। आपकी श्रद्धा ही इस सेवा की वास्तविक शक्ति है। ईश्वर हर उस भाव को स्वीकार करता है जो दिल से दिया जाए और बिना किसी दिखावे के दिया जाए। प्रेम से जोड़ा गया हर योगदान किसी के जीवन में भोजन, किसी के मन में शांति और किसी के घर में दुआ बनकर पहुंचता है। शुक्रिया, प्रणाम, आभार। जय गुरु जी।